लाहौर, जिसे आज भी जिंदा दिलान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी पुरानी दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां हुकूमत सिर्फ बंदूक की नोक पे चलती है। उस दौर में मिला लाहौर के अंडरवर्ल्ड को उसका सबसे हसीन और सबसे डेयरिंग कैरेक्टर। नाम था ताहिर नफीस, जिसे दुनिया ताहिर प्रिंस के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है लेट 70s से, जब लाहौर के इलाके बिलालगंज में मुजावरों का कंट्रोल था। मुजावर उस खानदान को कहते हैं जो किसी भी दरबार का कंट्रोल संभालता है, लेकिन ये मुजावर वो थे जो दाता दरबार का कंट्रोल संभालते थे, और बिलालगंज भी दाता दरबार के पास वाला ही इलाका है। इसी दौर में बिलालगंज के ही इलाके में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था ताहिर नफीस। उसके वालिद एक मिडिल क्लास आदमी थे, उसकी वालिदा एक हाउसवाइफ थी। 5 बहन भाई और ये चौथे नंबर पर था। बचपन में ही वालिद ने वालिदा को तलाक दे दी, घर टूट गया और वालिद अलग हो गए। कुछ अरसे बाद वालिदा ने भी दूसरी शादी उस दौर के मशहूर शायर और अदीब अब्दुल अजीज अक्कर से कर ली। वालिदा अपने दूसरे शौहर के साथ अलग हो गई। अब बच्चे नानी और सबसे बड़ी बहन के पास पलते रहे। जब किसी बच्चे का घर टूटता है तो उसके अंदर 2 जज्बात पैदा हो सकते हैं, एक जिद और दूसरा बगावत। ताहिर नफीस के अंदर ये दोनों थे। वो बड़ा होता गया और इस बड़ा होने के साथ साथ उसको सबसे ज्यादा गुरूर अपनी खूबसूरती का था। ताहिर नफीस बचपन से ही बहुत खूबसूरत था। यही वजह थी कि लोग उसका असली नाम भूलकर उसको प्रिंस कहने लगे थे। बहुत खूबसूरत खूबरू था, हैंडसम जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में हैंडसम। दूसरा दिलेर था, जुर्रतमंद था, और यहीं से उसका नाम ताहिर नफीस से ताहिर प्रिंस बन गया। अब चलते हैं उसकी क्वालिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर 2 राय पाई जाती हैं। एक राय वो जो उस वक्त के सहाफियों और दूसरे लोगों की है, यानी ये कि उसने मैट्रिक भी क्लियर नहीं किया। अब बावजूद इसके कि ये मैट्रिक भी इसने पास किया था। इसके साथ ही इसके दोस्त, इसके घर वाले कहते हैं कि इसने मैट्रिक पास नहीं किया था, लेकिन तलबा सियासत में शामिल रहा बड़ा अरसा भी। और दूसरी राय उसके अपने भांजे सुहेल इब्राहिम की, जो ये कहता है कि उसके मामू जान बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उसके मुताबिक उन्होंने सिविल लाइंस कॉलेज से इंटर किया, उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से एमए किया, और उसके बाद भी नहीं रुके वो। उसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री ली। फिर सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़े, मैट्रिक किया वहाँ से। अच्छा। फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से ग्रेजुएशन की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने एमए किया। फिर उन्होंने लॉ किया, बार लॉ बैरिस्टर थे। लेकिन इस बात को मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पढ़ाई को मुकम्मल करने में जितने साल लगते हैं उतने साल में वो एक मंजे हुए गैंगस्टर बन चुके थे। लंदन जाकर सेटल हो चुके थे, इवन लंदन में जेल भी काट चुके थे। इस बात पर बाद में आते हैं। अभी चलते हैं ताहिर नफीस यानी ताहिर प्रिंस की जिंदगी के अगले चैप्टर पे। लेकिन ये चैप्टर क्वालिफिकेशन से थोड़ा पीछे लेकर जाता है। ये वो दौर था जब ताहिर प्रिंस एमए कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे अपने दोस्तों के साथ। उनको बाइक चलाने का बहुत शौक था। कावासाकी 125 उनके पास थी। लाहौर की सड़कों पर रेसें करना और वन व्हीलिंग करना उनका शौक था। वो मुकाबले करते थे और इनामात जीतते थे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो मशहूर वाकया जब ताहिर प्रिंस को एक चैलेंज दिया गया। वो चैलेंज ये था कि अगर उन्होंने एमए कॉलेज की दीवार पर, जो कि 13 इंच मोटी थी, बाइक चलाकर मोड़ी तो उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 5,000 रुपए आज के 5,000 रुपए नहीं हैं, उस टाइम के 5,000 रुपए 1980s के। ये शर्त उन्होंने कबूल की। बाइक को दीवार पर चलाया भी और मोड़ा भी। सैकड़ों शायकीन थे, जिनमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और बाहर के देखने वाले लोग भी थे। सबने उनकी तारीफ की और तालियां बजाईं। यहाँ से उनका नाम बहुत मशहूर हो गया। इसके बाद आता है ताहिर नफीस यानी ताहिर प्रिंस की जिंदगी का एक बहुत अहम चैप्टर। अब ताहिर प्रिंस ने अपने एमए कॉलेज के दौर में बहुत नाम कमाया था, जिसका नतीजा ये था कि अगले आने वाले यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस में वो खड़ा हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यानी पाकिस्तान में बेनज़ीर की हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी के एक सियासतदान यानी कामिल अली आगा
बिलालगंज में पिछले 15 साल यानी 3 बार यूनियन काउंसलर रह चुके थे, जिसके मुकाबले पे ताहिर प्रिंस खड़ा हो गया, एक नौजवान लड़का। अब ताहिर प्रिंस के इन्फ्लुएंस का आप खुद हिसाब लगाएं कि इतने मंझे हुए सियासतदान के मुकाबले में खड़ा भी हुआ और जीता भी। अब ये उसकी बदमाशी थी, डर था, या उसका अवाम के ऊपर इन्फ्लुएंस था, लेकिन जो भी है कोई बात तो जरूर थी। और यहीं से शुरू होता है ताहिर प्रिंस की जिंदगी का अंडरवर्ल्ड का सफर। मैंने पहले आपको बताया था कि बिलालगंज में सालों से मुजावरों का कंट्रोल था और ताहिर प्रिंस के यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीतने तक मुजावरों की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ताहिर प्रिंस की एक दोस्ती जरूर थी, और वो दोस्ती थी बांका फैमिली के साथ। अब ये बांका फैमिली कौन थी, इसके बारे में बात करते हैं। मुजावरों की और बांका फैमिली की सालों से दुश्मनी चलती रही। ये दुश्मनी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गैंग्स ऑफ लाहौर पार्ट 1 में ट्रकांवाला फैमिली और गोगी बट यानी बट फैमिली की दुश्मनी देखी, जिसमें नस्लों की नस्लें तबाह हो गईं। ये दुश्मनी इस दुश्मनी से बहुत मिलती है। अब चलते हैं वापस ताहिर प्रिंस के ऊपर। ताहिर प्रिंस की दोस्ती थी बांका फैमिली के एक शख्स बाबर बांका के साथ, जिसके फादर अशफाक बांका को मुजावरों ने कत्ल करवा दिया। ये बात याद रखना कि इस वक्त ताहिर प्रिंस बिलालगंज में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीत चुका था और वो बाकायदा काउंसलर था। अपने बाप के कत्ल के बाद बाबर बांका के दिल में मुजावरों के लिए दुश्मनी की आग भड़क चुकी थी। उसने अपने दोस्त ताहिर प्रिंस यानी उस वक्त के बिलालगंज के काउंसलर को ये बात कही कि मैं मुजावरों का कम से कम एक बंदा लाजमी मारना चाहता हूँ। इस पर ताहिर प्रिंस ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, लेकिन ताहिर प्रिंस कहीं ना कहीं खून खराबे और लड़ाई से दूर रहना चाहता था। वो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन उसकी मॉरल सपोर्ट बाबर बांका के साथ थी। फिर वो वक्त आया जब बाबर बांका ने मुजावरों के एक आदमी यानी मियां असद का कत्ल कर दिया। एक दिन बाबर जो है मौका पाके इनके डेरे पे आता है, मुजावरों के नीचे बैठे होते हैं कमरे में, और आके फायरिंग करता है। असद उनका छोटा भाई, जो छोटा हामिद का छोटा भाई है, वो कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के बाद FIR दर्ज होती है थाना लोयरमाल में। उसमें बाबर बांके के साथ ताहिर प्रिंस का नाम भी बता दिया जाता है। अच्छा, कत्ल किया किसने है? कत्ल बाबर बांके नहीं किया, अपने वालिद के कत्ल का बदला उसने लेना था। और ताहिर प्रिंस उस वक्त मुल्क से बाहर था। ताहिर प्रिंस तो था ही नहीं यहाँ। अच्छा। वो कहाँ था? वो होता ये है कि दरमियान में ताहिर प्रिंस का इश्क चलता है भाटी की एक लड़की से। ये दोनों शादी करके इंग्लैंड चले जाते हैं। अच्छा। जब ये कत्ल होता है असद, तो वो मुल्क से बाहर ही था। ताहिर प्रिंस यहाँ नहीं था। तो FIR में नाम इसलिए आ गया कि मुदई ने लिख के दिया। मुदई ने कहा जी कि इन्होंने किया, इसका भी नाम आ गया। लेकिन उस वक्त ताहिर प्रिंस पाकिस्तान में था ही नहीं। वो अपनी फैमिली यानी अपनी बीवी के साथ लंदन चला गया था और उसका इरादा था कि अब लंदन में ही बाकी की जिंदगी कटेगी। लेकिन पीछे से पाकिस्तान में मुजावरों ने इस मुकदमे में बाबर बांका और ताहिर प्रिंस दोनों का नाम मुकदमे में दे दिया। मुकदमा कोर्ट में चलता रहा और उसके नतीजे में बाबर बांका और ताहिर प्रिंस दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। इस सजाए मौत का और उस कत्ल का जो बाबर बांका ने किया था, ताहिर प्रिंस को पता भी नहीं था। ये बात उसको पता चली जब वो खुशी खुशी लंदन में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन मार्केट गया और किसी शख्स ने उस पर छुरी से हमला कर दिया। सेल्फ डिफेंस में लड़ाई हुई और इस लड़ाई के नतीजे में वो हमलावर ताहिर प्रिंस के हाथों मारा गया। लंदन पुलिस ने फौरी तौर पर ताहिर प्रिंस को अरेस्ट कर लिया। मुकदमा कोर्ट में चला। जब CCTV फुटेज को देखा गया तो ये बिल्कुल क्लियर था कि ये कत्ल नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस का केस है। लेकिन बंदा तो कत्ल हुआ था। सजा के तौर पर ताहिर प्रिंस को 7 साल की सजा सुनाई गई और जेल में अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी सजा कम हो गई। 3-4 साल में ताहिर प्रिंस अपनी सजा काट कर रिहा हो गया। यहाँ पर आता है एक बहुत अहम पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि UK गवर्नमेंट ने ताहिर प्रिंस को 3 ऑप्शंस दी। रिहाई करीब आई तो इसको 2-3 ऑप्शंस दी गई बरतानवी वजारत दाखिला की तरफ से। अच्छा। एक ये कि तुम्हें डिपोर्ट कर देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तानी शहरी हो, यू कैन गो बैक, चले जाओ, पहला। दूसरा उसे कहा कि हम तुम्हें यहाँ असाइलम आपको दे देते कि आप यहाँ ज़िंदगी गुजारो बाकी।
और यहाँ रह लो। इसने कहा जी मैं पाकिस्तान जाना पसंद करूंगा। ताहिर प्रिंस पाकिस्तान वापस आया और यहाँ एयरपोर्ट पर फील्डिंग पहले से सेट थी। लाहौर वापस आते ही उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके सीधा कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया। ये बात मैं यहाँ पर लाजमी बताऊंगा कि कोट लखपत जेल पाकिस्तान की जेलों में सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है, लेकिन ताहिर प्रिंस की जेल की लाइफ शायद आम लाइफ से बहुत ज्यादा बेहतर थी। जब ताहिर प्रिंस को जेल मुंतकिल किया गया, वहां पर उसका एक दोस्त बन गया और वो दोस्त कोई आम शख्स नहीं था, वो था लाहौर का एक और बहुत बड़ा गैंगस्टर मजहर तिब्बी। ये नाम एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर एक अलग से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अगर आप मजहर तिब्बी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं और मेरी टीम मिलकर इसके ऊपर लाजमी काम करेंगे। खैर, अभी चलते हैं ताहिर प्रिंस के ऊपर। जब ताहिर प्रिंस की मजहर तिब्बी के साथ दोस्ती हो गई तो जेल उसके लिए जन्नत से कम नहीं थी। ये जेल की छत पर बैठकर लूडो खेलते थे, ताश खेलते थे, तस्वीरें बनाते थे, कैमरा। अच्छा, जेल के अंदर कैमरा जाना नामुमकिन हद तक मुश्किल है, नामुमकिन हद तक, क्योंकि मोबाइल तो थे नहीं उस वक्त। इसने क्या किया कि वहां जेल में कैमरा मंगा के वहां तस्वीरें बनाता। खैर, चलते हैं स्टोरी में आगे। ताहिर प्रिंस जेल काट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके सौतेले बाप यानी अब्दुल अजीज अक्कर ने लाहौर बार में अपने कुछ दोस्तों और अपने कुछ कॉलीग्स के साथ इस मामले को डिस्कस किया। उनको ये बताया कि उनका सौतेला बेटा एक ऐसे जुर्म में गिरफ्तार है जो उसने किया भी नहीं। वकीलों ने अब्दुल अजीज अक्कर को एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि यह मुकदमा तो कोर्ट में जाते ही हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने ताहिर प्रिंस की सजाए मौत के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। मुकदमे की समाअत शुरू हुई और जज ने ताहिर प्रिंस को कोर्ट रूम में पेश करने का हुक्म दिया। अब पुलिस ने ताहिर प्रिंस को कोर्ट रूम में पेश करना था, लेकिन पुलिस की दोस्तियां थीं मुजावरों के साथ। मुजावरों ने और पुलिस ने ताहिर प्रिंस का जज के सामने एक बहुत बुरा इंप्रेशन बनाना था और इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया, गौर से सुनिएगा। ताहिर प्रिंस के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और जिस्म पर भारी भरकम जंजीरें डालकर एक दहशतगर्द या एक बहुत बड़ा क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई। खैर, जज ने इन चीजों को इग्नोर किया। केस की समाअत हुई, सबूत सारे के सारे ताहिर प्रिंस के हक में थे। जज ने अपना फैसला सुनाया कि जो सजाए मौत ताहिर प्रिंस को सुनाई गई है ये ना हक है और ताहिर प्रिंस को रिहा किया जाए। अब प्रोसीजर तो ये है कि जब किसी क्रिमिनल को या किसी मुलजिम को रिहाई मिलती है तो उसको पहले जेल वापस लेकर जाया जाता है और रिहाई जेल से होती है। लेकिन जज ने बोला कि ताहिर प्रिंस की बेड़ियां अभी खोली जाएं और ये यहीं से आजाद होगा, जिस पर पुलिस ने कहा कि भाई हमारे पास तो चाबियां ही नहीं, वापस तो लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जज भी बच्चा नहीं था। जज ने बोला कि लोहार को बुलाया जाए और ताहिर प्रिंस की बेड़ियां यहीं पर काटी जाएं। वो घर जाएगा तो यहीं से जाएगा। ये केस लाहौर हाई कोर्ट की हिस्ट्री में भी बहुत अहम है। ऐसा फैसला इससे पहले और इसके बाद कभी नहीं किया गया। खैर, ताहिर प्रिंस की बेड़ियां काटी गईं और उसको वहीं पर आजाद कर दिया गया। ताहिर प्रिंस सीधा बिलालगंज अपने घर वापस आया और आते ही अपने घर को डेरा डिक्लेयर कर दिया। ताहिर प्रिंस के दिल में अब मुजावरों के लिए दुश्मनी जाग चुकी थी। अब कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन चला। मुजावरों की दुश्मनी थी ट्रकावाला फैमिली के साथ और वो बन गए ताहिर प्रिंस के दोस्त। ट्रकावाला फैमिली ने ताहिर प्रिंस को गार्ड्स भी दिए और असलाह भी दिया, और असलाह भी कोई छोटा मोटा नहीं, जदीद असलाह। बिलालगंज में दहशत का आलम यह था कि ताहिर प्रिंस वाली गली में हर वक्त गार्ड घूमते थे हाथ में गन्स लेकर। इवन के आने जाने वाले गली के लोग भी उनसे तंग थे, उनकी चेकिंग्स की जाती थी। ये वो वक्त था जब ताहिर प्रिंस एक प्रॉपर गैंगस्टर बन चुका था। ताहिर प्रिंस के डेरे पर अब बड़े बड़े गैंगस्टर्स आकर बैठते थे। छोटी मोटी लड़ाइयां और गैंग वॉर्स चलते रहे और फिर आया 1996 12 रबीउल अव्वल। ईद मिलादुन नबी का मौका था। बिलालगंज में गलियां सजी हुई थीं, जुलूस गुजर रहे थे और लोग पहाड़ियां देखने आए हुए थे। और इन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी थी ताहिर प्रिंस की। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि बिलालगंज जैसे कंजेस्टेड इलाके में उस वक्त कितना रश रहा होगा। ऐसे में ताहिर प्रिंस के ऊपर मुजावरों की तरफ से हमला किया गया और ये हमला करने वाले लोग थे हनीफा और बाबा, जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और ये दोनों ताहिर प्रिंस को कत्ल करने के इरादे से ही आए थे।
खैर जब हमला हुआ तो गोलियां चली और ताहिर प्रिंस के गार्ड्स ने भी जवाबी फायर किए, जिसके नतीजे में दुश्मनों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन 18 मासूम लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। इसके अलावा 35 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वहाँ के रहने वाले आज भी बताते हैं कि उस वक्त गली में खून ही खून था। मैंने आंखों से वो सारे सानिया देखा था कि किस तरीके से खून बहाया गया है। लोग ईद मिलादुन नबी मना रहे थे, जश्न था वहाँ। जश्न के सामने ये सोगवार जो किया गया, इतने बंदों को शहीद करके, ये करके, और वो फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं हमलावर। डर का माहौल इतना ज्यादा था कि लोग अपने घरों में चले गए, जो बाहर थे वो भाग गए और पुलिस मौके पर पहुंच गई। हनीफा और बाबा जो हमला करने वाले थे वो भी फरार हो गए और ताहिर प्रिंस को एक गोली लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी था। उसके साथियों ने उसको उठाया और लेकर भाग गए और किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब पुलिस को तलाश थी ताहिर प्रिंस की, लेकिन ताहिर प्रिंस का किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये सीन चला कि उसके साथियों ने ताहिर प्रिंस को मशवरा ये दिया कि अब इस मुद्दे से बचने के लिए सारा कुछ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर डाल दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। ये सारा मामला तीफी और गोगी के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से तीफी और गोगी के साथ भी ताहिर प्रिंस की डायरेक्ट दुश्मनी पड़ गई। खैर इस सारे मामले का भी मुकदमा चला और तीफी और गोगी के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर ताहिर प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने ताहिर प्रिंस जेल में रहा और उसके बाद जमानत हो गई। ताहिर प्रिंस घर वापस आ गया, लेकिन वो 18 लोगों की लाशें और वो 35 से ज्यादा जख्मी लोग अभी तक अखबारों की जीनत बने हुए थे। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था और इस वक्त हुकूमत थी नून लीग की और पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ। ये बात तो सभी जानते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो पुलिस मुकाबलों में मारे जाने वाले लोगों की तादाद हमेशा हजारों में होती है, और अब भी पंजाब गवर्नमेंट का यही इरादा था। पुलिस के हाई लेवल अफसरान की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि अब इन लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पुलिस की जुबान में बंदोबस्त का एक ही मतलब है, इनकाउंटर। इस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया, जिनमें आबिद बॉक्सर और आमिर मार्च जैसे नाम शामिल हैं। आबिद बॉक्सर ये एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, और ये डॉक्यूमेंट्री जल्द ट्रुथ कार्टेल के ऊपर आने वाली है। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को मिस नहीं करना चाहते तो अभी बेल आइकन लाजमी दबा लें। खैर हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ वापस। इस मीटिंग में जब बंदोबस्त का फैसला कर लिया गया तो पंजाब पुलिस की तरफ से एक रेड बुक जारी की गई। अब ये रेड बुक क्या थी? इस रेड बुक के अंदर पंजाब के सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स के नाम मौजूद थे, जिनको पुलिस मुकाबलों में मरवाना था, और सबसे पहला नाम ताहिर प्रिंस का था। इस रेड बुक में एक और नाम भी था, कालू शाहपुरिया का। जब उसको पता चला कि उसका नाम रेड बुक में है तो उसने अपने सोर्सेज लड़ाकर किसी ना किसी तरह अपना नाम रेड बुक में से निकलवा दिया। अब ये बात ताहिर प्रिंस को पता चली कि अगर कालू शाहपुरिया का नाम रेड बुक से निकल सकता है तो वो भी निकलवाएगा। उसने अपने सोर्सेज लड़ाए और सीधा SSP लाहौर के थ्रू उसने अपना नाम रेड बुक से निकलवा लिया, और आबिद बॉक्सर को यह हिदायत दे दी गई कि ताहिर प्रिंस को अब नहीं छेड़ना। तो जब ताहिर प्रिंस को लगा कि अब मामला बिल्कुल ठीक हैं, तो अपनी जिंदगी में दोबारा मगन हो गया और एक दिन PC होटल माल रोड में वो स्विमिंग के लिए गया हुआ था। वहां उसे देखा नौलखा थाने के एक ASP ने। उसने सीधा कॉल की बदामी बाग SHO को, और SHO ने कॉल की सीधा SSP लाहौर को। ये वही SSP लाहौर हैं जिन्होंने ताहिर प्रिंस को ग्रीन चिट दी थी। उसी SSP लाहौर को एतमाद में लेते हुए SHO बदामी बाग ने ASP नौलखा को ऑर्डर दिया कि ताहिर प्रिंस को अरेस्ट कर लिया जाए। नफरी बुलाई गई और ताहिर प्रिंस को PC होटल के स्विमिंग पूल से अरेस्ट कर लिया गया। अब ताहिर प्रिंस को सीधा बदामी बाग थाना लेकर जाना था। जब ताहिर प्रिंस को अरेस्ट करके थाना बदामी बाग लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त पूरे लाहौर में एक बहुत अजीब चीज हुई, और वो चीज ये थी कि पूरे लाहौर की पुलिस के वायरलेस सेट्स पर एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज ये थी कि लाहौर में एक बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हो रहा है। कुछ नहीं बताया गया किसके साथ, और कुछ भी नहीं बताया गया कि कहां। बस एक आवाज के पुलिस मुकाबला जारी है, और कुछ देर बाद खबर आती है कि ताहिर प्रिंस को
एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है। लेकिन ताहिर प्रिंस की कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इसके आगे उसके पुलिस मुकाबले के ऊपर बहुत लंबी कार्रवाई चलती रही। अब उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अब किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।